everybody, welcome to Study Aspire. I hope you all are good. So बेटा, अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई के बारे में. सो मनी का ये लास्ट टॉपिक है. इस वीडियो में आपका मनी चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 आपका कंप्लीट होने वाला है. सो मनी सप्लाई, इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इन एन इकोनॉमी. देखो, ये बात कर रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितना पैसा है. मनी सप्लाई नाम से ही पता चल रहा है. मनी सप्लाई, मनी का कितना सप्लाई मीन्स कितनी आपके पास पैसा है. ठीक है, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. हाँ, इसके अंदर बेटा वो आएगा सिर्फ जो कि पब्लिक के पास है. ठीक है, पब्लिक को कंसीडर करेंगे. मीन्स जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, जो पैसा बनाते हैं वो नहीं. ठीक है, जो पैसा जनरेट करते हैं उनको नहीं. सो द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यू सेक्टर दैट इज इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म. तो पब्लिक ओनली मीन्स पब्लिक किसके अंदर आएगा बेटे? ओनली ये सेक्टर आएंगे, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म. ठीक है, दो सेक्टर आएंगे, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म. इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर और प्रोड्यूसर सप्लायर्स ऑफ मनी. इसके अंदर क्या नहीं आएगा? जो मनी क्रिएट करते हैं वो सेक्टर्स नहीं आएंगे, जैसे कि प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, जो भी प्रोड्यूसर और सप्लाई हैं मनी के, या फिर गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम एज कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम डू नॉट केम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री. ठीक है, सो ये भी नहीं आएगा, जो भी गवर्नमेंट है, बैंकिंग सिस्टम है. ठीक है, इट इज आ स्टॉक कंसेप्ट. देखो, हमने अभी पढ़ चुके हैं पिछले अभी वीडियो में स्टॉक और फ्लो पढ़ चुके हैं. ठीक है, स्टॉक आपका, हम इसको कह सकते हैं कि स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, क्यों स्टॉक कंसेप्ट बोल सकते हैं? क्योंकि ये भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही चीजें होती हैं. अब बात करते हैं बेटे, मनी सप्लाई आपको समझ में आ गया. मनी कितनी है आपकी पॉकेट में, या हमारी जो पब्लिक को कंसीडर करेंगे, गवर्नमेंट को, या फिर जो मनी क्रिएट करते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. सो लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई. सो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इज करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक. देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. जो हमारी पब्लिक है ना, मतलब जो उनके पास लोग हर तरह से डिपॉजिट करते हैं. जैसे कोई लोग एफडी करते हैं, कोई लोग सेविंग डिपॉजिट करते हैं, कोई लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस में सेव करता है, या फिर कोई करेंसी और कॉइन की फॉर्म में सेव करता है, डिपॉजिट करता है. ठीक है, सो ये वाले कंसेप्ट सारे बेटे M1 में आते हैं. बेसिकली हम जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, वो बेटे 4M पढ़ते हैं, M1, M2, M3 एंड M4. लेकिन आपके सिलेबस में M1 को ब्रॉडली समझाया गया है. वो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, 2, 3, 4 नहीं है. ठीक है, सो इसको M1 बोलते हैं. जैसे कि करेंसी, डिपॉजिट वगैरह उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. ठीक है, तो आप बस इतना समझो कि आपके सिलेबस में जो है आपका M1 है. सो पहला इज करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक. अब करेंसी या कॉइन की बात कर रहे हैं, या तो सिक्के लोग कलेक्ट करते हैं या फिर पेपर नोट जो होते हैं वो. ठीक है, सो इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल द एसेट्स एंड इंक्लूड कॉइन और डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज. देखो, सिक्के कितने के हो सकते हैं? 2 का, 5 का, 10 का, या फिर एक्सेट्रा 1 का भी सिक्का हो सकता है, या फिर पेपर नोट होगा 500 का, 200 का, 100 का, ETC. ठीक, एक्सेट्रा. सो दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट. अब हम आगे पढ़ते हैं. करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म एज फिएट मनी. देखो, करेंसी मनी को ही हम फिएट मनी कहते हैं, और फिएट का मतलब होता है ऑर्डर. ठीक है, ध्यान रखना, फिएट का मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्डर. Fiat money is defined as money which is under the fiat or order from the government to act as money. ठीक है, गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा तो वो मनी कहलाई जाएगी, नहीं होगा तो आपने सुना होगा ना, अभी 2000 का नोट बंद हो गया था पहले, तो वो किसकी वजह से? गवर्नमेंट का डिसीजन था. ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दिया तो बंद हो गया. ठीक है, सो दैट इज अंडर लॉ, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल द डेट. तो अंडर लॉ के अंदर ये सारी चीजें एक्सेप्ट होनी चाहिए. ठीक है, आप किसी चीज को भी मनी नहीं कह दोगे. इट इज ऑल्सो टर्म लीगल टेंडर मनी. ठीक है, इसको लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं. ध्यान रखना, करेंसी मनी को हम फिएट मनी भी कहते हैं, लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, एज इट कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट और अदर
ऑब्लिगेशंस, क्योंकि ये क्या करता है बेटे, लीगली यूज करते हैं हम इसको पेमेंट के लिए, अपने डेप्ट जो भी हमारे होते हैं उन सब चीजों के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड वन इज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक क्या होता है बेटे, वो डिपॉजिट जो कि आप डिपॉजिट कर रहे हो अपनी मर्जी से कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है, व्हेन यू वांट मनी यू कैन विड्रॉल इट। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट और बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। ये डिमांड डिपॉजिट बेटा क्या है, हमारी बैंक मनी बोल सकते हैं इसको, ये हम करते हैं, पब्लिक करती है किसके साथ, कमर्शियल बैंक्स के साथ। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी इन कैश बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर। देखो आप जब भी चाहते हो अपना पैसा निकाल सकते हो, चाहे आप चेक देकर, ठीक, किसी भी टाइम आप अपना चेक जमा कर अपने पैसा निकाल सकते हो। इसमें यही बढ़िया चीज है कि जब भी आप पैसा डाल रहे हो इट्स योर चॉइस, आप जब मन चाहे आप अपने पैसे निकाल सकते हो। अ डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड एज इट इज readily accepted as means of payment। yes, डिमांड डिपॉजिट भी करेंसी के बराबर ही है। अब इससे पहले हमने करेंसी और कॉइन पढ़ा ना, जैसे कि हमारे पेपर नोट और कॉइन्स है उसके ही बराबर डिमांड डिपॉजिट है। क्यों, क्योंकि ये भी एक मोड ऑफ पेमेंट है, ठीक है, ये भी हमारा एक एक्सेप्ट किया जाता है पेमेंट के तौर पे। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड, नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूडेड होगा इसमें। इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन ऑन नेट बेसिस, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट किसके बेसिस पे लिया जाएगा बेटा, लिया जाएगा आपके नेट बेसिस पे, ठीक है। दैट इज इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड, इसके अंदर इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं आएंगे, वो एक्सक्लूडेड होगा। इंटर बैंक आर द डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक on the behalf or other bank. Such deposit do not form a part of money supply as they do not belong to the public। देखो ये क्या कह रहा है, इंटर बैंक वो डिपॉजिट होता है जो कि बैंक के बिहाफ पे होता है, ठीक है, ऑफ अदर बैंक सच डिपॉजिट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मनी। ये डिपॉजिट मनी का पार्ट फॉर्म नहीं करती है एज दे आर नॉट बिलोंग टू पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक को बिलोंग नहीं करती है। मतलब आपको याद रखना है, इसमें आपको इंटर बैंक डिपॉजिट एक्सक्लूडेड होगा, आपका सिर्फ इसके अंदर आएगा डिमांड डिपॉजिट, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड। सो बेटा टर्म डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि टर्म डिपॉजिट का बेसिकली मतलब है एफडीज वगैरह, ठीक है। व्हाइल कैलकुलेटिंग M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई ओनली डिमांड डिपॉजिट आर कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड नॉट द टर्म डिपॉजिट, ठीक है। तो हमारा जो कंसीडर किया जाएगा सिर्फ मनी सप्लाई और नॉट द टर्म डिपॉजिट। क्लियरली समझ में आ गया। अब देखो डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, ये याद रखना है आपको। डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, अब क्या क्या मेजर्स है मनी सप्लाई के। टिल 1967-68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको सभी को पता है, यूज ओनली द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। सिर्फ क्या यूज करती थी, नैरो मेजर यूज करती थी। बट सिंस 1977 फोर अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई, फोर मेजर्स क्या थे मैंने आपको पहले ही बताया, M1 M2 M3 M4, लेकिन आपका सिलेबस में जो है जो मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक है वो है M1 जो आपको पढ़ना है। हैव बीन इवॉल्व, ठीक है। M1 जान लेते हैं होता क्या है। M1 इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ अ मनी सप्लाई, ये पहला और बेसिक मनी सप्लाई का बेसिक मेजर है। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, सबसे ज्यादा लिक्विड मेजर क्या है, M1 ही है। As all its component are easily used as a medium of exchange, जिससे कि जिसकी हेल्प से जिसके सारे के सारे कंपोनेंट आप इजीली यूज कर सकते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। M1 देख लो इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। ये लिख के आना आपका एग्जाम में। M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन with public plus demand deposit plus commercial bank plus other deposit with RBI, ठीक है। अब आपको मैं एक बार M2 M3 M4 भी बता देती हूँ।
सो आपको M1 का मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं M2, M3, M4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये जान लो कि किस में क्या क्या आता है, ठीक है। M2 इट इज़ अ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू M1। ये M1 से ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है, यस। इन एडिशन टू M1 इट इज ऑल्सो इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसमें बस ये रहता है M1 के साथ साथ इसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, M2 इज इक्वल टू M1 वाला पार्ट तो आएगा ही सारा, प्लस जितनी भी सेविंग डिपॉजिट है विद प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी इसमें आ जाएगा। थर्ड इज M3 इज दिस कंसेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1। इन एडिशन टू M1 इट ऑल्सो इंक्लूड नेट टाइम डिपॉजिट। इसमें क्या होगा, M1 के कॉन्सेप्ट के साथ आपका आ जाएगा नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। नेट टाइम डिपॉजिट भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। M4 दिस मेजर्स इंक्लूड टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग। जितनी भी टोटल सेविंग आपकी डिपॉजिट है बैंक में वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है, एक्सक्लूडिंग NSC, ठीक है। अब आप इतना जान लेना कि क्या क्या M2 में, M3 में, M4 में आ रहा है। सो हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। पूरे चैप्टर के बाद अच्छे से रीडिंग कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर सारा समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। मन लगा के पढ़ो, बट सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। सून आई एम प्लानिंग कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड से करा सकूं या फिर किसी और तरीके से, आपको इससे प्रॉब्लम होती होगी राइटिंग की वजह से। सो बेसिकली बहुत इजी नोट्स मैंने बनाए, आपको इजीली समझ में आएंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, आसानी से, बहुत इजी कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स आपको सबसे बेस्ट सब्जेक्ट लगने लगेगा, मेरी वीडियो से पढ़ो, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो और ज़्यादा ना बेटे एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिखिए और ज़्यादा पैराग्राफ में बनाकर या फिर कुछ भी इसमें नहीं डालो, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए और मार्क्स मिलेंगे 100%, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बेटा मेहनत से पढ़ो, जरूर सक्सेस होगे, ठीक है। मेरी दुआएं भी आपके साथ है, जरूर आप सक्सेस होगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप you understand all the topics. So please do like, share and comments on my video. Please subscribe my share. अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर टॉपिक बनाऊंगी। जैसे किसी बच्चे की डिमांड थी कि चैप्टर 5 पे बनाइए, तो आज चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको भी किसी टॉपिक पे अगर समझना है तो मुझे बताइए, आई विल मेक वीडियोज ऑन इट। थैंक यू सो मच।